हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। और लास्ट क्लास में जहाँ से क्लास रुकी थी वहां से क्लास को कैरी ऑन करते हैं। हमने दो बड़े सेगमेंट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। एक तो पी वेव इंडिकेट करा था एटीएल डीपोलराइजेशन, और पी वेव का जो ड्यूरेशन था, पी वेव हमने पढ़ा प्रीवियस क्लास में, दैट इज अ पी वेव 0.12 सेकेंड। और वहीं दूसरा मैंने आपको पी आर इंटरवल पढ़ाया जहां पर 0.12 सेकेंड से 0.20 या 120 से 200 मिली सेकेंड, ये हमने पीआर इंटरवल पढ़ा और पी वेव पढ़ा। दूसरा पीआर में जो एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी हमने, दर्शन आई एम गुड माय डियर, पवन आई एम वेरी गुड, एंड सब कुछ बढ़िया है ना। तो पी वेव ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था। पीआर इंटरवल जो है वो मैंने कहा था 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड, और 3 to 5 स्मॉल बॉक्स हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स कि पीआर इंटरवल जो है बिगिनिंग ऑफ पी वेव से लेके और बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पी वेव को पी और आर को हम काउंट कर रहे थे जहां से पी वेव स्टार्ट हो रहा था। जो बिल्कुल पटेल गणेश जी माय डियर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन डियर। तो पी वेव आपका ऑलरेडी ओवर हो गया, पी आर ओवर हो गया, और ये दो वो ईसीजी की वेव्स है जहां पर हम एट्रियम के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये दोनों वेव्स आपकी क्लियर है जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस की, पी और पी आर। ओके फाइन, आई एम गुड डियर। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आप इस पिक्चर पर देखिएगा, अगेन दैट इज योर पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस और टी। प्रीवियस क्लास में पी वेव हमने पढ़ लिया, देन पी आर इंटरवल भी हमने पढ़ लिया। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दैट इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। करें स्टार्ट मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मनीष शर्मा, ऑफलाइन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है बेटा, और परिस्थितियां साथ नहीं देती तो ऑनलाइन भी कैरी कर सकते हो। ऑनलाइन में सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है, और ऑफलाइन में जैसे आज की ऑफलाइन क्लास सुबह 8 बजे से चल रही है, कभी कभी 10 घंटे 12 घंटे की क्लास हो जाती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इंडिकेट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, पी वेव रिफ्लेक्ट करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट करता है। ये एमसीक्यू यहां से बनेगा, ये एमसीक्यू यहां से बनेगा कि QRS complex indicate what? Ventricular depolarization, ventricular depolarization, आपको याद रखना। सेकेंड थिंग माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अब ये तो इजी टू रिकॉल था, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब जब मैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा तो हमें नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए। कई सारी ऐसी डिजीज कंडीशन आती है जहां क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाता है, जहां क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो हो जाता है, मैं वो भी आपके साथ जिक्र करूंगा। और मैंने लिखा है यहाँ पर ड्यूरेशन 0.04, 0.04 का मतलब वन स्मॉल बॉक्स, वन स्मॉल बॉक्स टू 0.01 मतलब 2.5 स्मॉल बॉक्स, 2.5 स्मॉल बॉक्स। बिकॉज एक जो स्मॉल बॉक्स होता है, एक जो स्मॉल बॉक्स मैंने आपको पढ़ाया वो 0.04 सेकेंड होता है, फिर +1 एक और जोड़ेंगे तो बराबर +0.04 हो गया, फिर प्लस हाफ जोड़ेंगे तो 0.02 हो गया, सबको जोड़ेंगे 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इट्स ओके प्रदीप, इट्स ओके मेरा बच्चा। हाँ मिस्टर में से ज्यादा गुड डियर। तो आपको स्मॉल बॉक्स का मैं बात करूं, वन स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.04 सेकेंड है, और 2.5 स्मॉल बॉक्स की मैं बात करूं तो 0.1 सेकेंड होगा। कैसे हुआ? एक स्मॉल बॉक्स का ड्यूरेशन 0.04 सेकेंड है,
दूसरा एक और जोड़ा 0.04 हो गया, फिर एक आधा जोड़ा 0.02 हो गया, और इन सबको जोड़ा तो 0.1 सेकेंड हो गया। 0.1 सेकेंड, इट्स ओके लक्ष्मी, 0.1 सेकेंड हो गया। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस पिक्चर में आप देखेंगे, इस पिक्चर में आप देखेंगे, ये आपका क्यू है, ये आपका क्यू है, और ये आपका एस है, ये आपका एस है। जैसे क्यू आर एस, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, हाफ बॉक्स, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, हाफ बॉक्स। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर प्लीज काउंट करके देखिएगा, क्योंकि ये आपको समझ में आना जरूरी है, एग्जाम ऐसे ही एमसीक्यू बनेंगे। 1, 2 एंड हाफ, एंड हाफ, एंड हाफ, दैट इज 1 बॉक्स से लेके 2 एंड हाफ बॉक्स। ये जहां से क्यू बिगनिंग हो रहा है, और या फिर जहां पर एस टी बिगनिंग हो रहा है, लिखा है यहां पर फ्रॉम एंड ऑफ द पी आर इंटरवल, जहां से पी आर एंड हुआ, और एंड ऑफ द एस वेव देखिएगा, दैट इज अ पी, दैट इज अ पी, दैट इज अ पी क्यू आर एस टी। जब हमने पी आर पढ़ा तो मैंने कहा था बिगिनिंग ऑफ पी वेव और बिगिनिंग ऑफ या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये अपना पी आर था। तो पी आर जहां एंड हो रहा है, कहां पर एंड हो रहा है, क्यू पे। जहां से पी आर एंड हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट काउंट करेंगे पी आर के एंड में, लिखा ना फ्रॉम एंड ऑफ द पी आर इंटरवल, पी आर एंड का होता है क्यू पे, टू द एंड ऑफ एस, और एस जहां एंड होता है, एस जहां एंड होता है, ये 2 एंड हाफ स्मॉल बॉक्सेस है, that is called QRS complex, that is called QRS complex, my loving future nursing officer। आ रहा है समझ में? ड्यूरेशन नॉर्मल बता रहा हूं, आगे जब मैं आपको एबनॉर्मल ईसीजी के बाद में जाऊंगा ना, तो वहां पर ये चीजें आपको बार बार रिपीट होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके फाइन, नाउ द नेक्स्ट वन। अब एबनॉर्मलिटीज कहां देखने को मिलेगा? अंशिका इनिशिएशन और क्यू में भी बोल सकते हैं, अंशिका बिल्कुल बोल सकते हो बच्चा। अब वाइड, वाइड कहां होगा? वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया वीटी, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, दैट इज वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, जहां पर ये वाइड होगा। हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया जहां पर पोटेशियम का लेवल जो है वो 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा होगा। हाइपर मैग्नीशियम जहां पर मैग्नीशियम का लेवल बढ़ेगा। तो ये वो कुछ कंडीशन है। इट्स ओके पूजा, अब समझ में आ गया? तो एग्जैक्टली मैं बार बार वही जिक्र कर रहा था कि कहां वाइड होता, वाइड का मतलब हो गया 0.42, 0.42, 0.1 नॉर्मल था, 1 से 2 एंड हाफ स्मॉल बॉक्स नॉर्मल था, अब इससे ज्यादा हो जाएगा, अब इससे ज्यादा हो जाएगा, वो आगे सिचुएशन आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा। रितिका, रितिका थोड़ा टेक्निकल इश्यू रहा होगा बच्चा, वी ऑलवेज माफी चाहेंगे जो इंटरप्शन हुआ आपके लिए क्लास का, थोड़ा सा एक टेक्निकल एरर था, और आज शायद वो ठीक हो जाएगा, तो क्लास को हम जल्दी से अपलोड कर देंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। रितिका शर्मा, आपकी बात को नोट किया जा रहा है, और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी शॉर्ट आउट कर देंगे। बच्चा आप बहुत पैनिक हो रहे हैं, पैनिक नहीं होइएगा, है ना? मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। तो आपको नॉर्मल, नॉर्मल आपको पता चल गया बच्चों, एग्जैक्टली मैंने कहा था कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन 0 से 0। आपको ये ड्यूरेशन याद रखना, मैंने आपको पी पढ़ाया था, वो ड्यूरेशन मैंने काउंट किया, फिर मैंने पी आर आपको पढ़ाया, वो ड्यूरेशन काउंट किया, फिर आज जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम पढ़ रहे हैं, ये ड्यूरेशन हम काउंट करें, और 3 वेव जो है अभी तक हम पढ़ा, जो एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा वो आना जरूरी है, बट नॉट मच इंपॉर्टेंट। ये तीनों जो एग्जाम के पेपर के फेवरेट एमसीक्यू बनते हैं, वो मैंने यहां पर मेंशन किया। प्रिया, ये टाइम टाइम की बात है बेटा, हमारे हाथ में चीजें नहीं होती है ना? और आप 80,000 की तैयारी करो, ऐसी बात नहीं करो बेटा। ओके फाइन, एस टी सिगमेंट,
एसटी सेगमेंट। अब नेक्स्ट जो है हम बात करें एसटी सेगमेंट की फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यहां पर फिर से मेंशन कर रहा हूं पी व्यू क्यू आर एस टी। एसटी सेगमेंट मैंने लिखा कि इंडिकेट depolarization and repolarization of ventricle। डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल की हम बात करें तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन अभी रितिका ने क्वेरीज पूछी थी। रितिका बेटा लेक्चर 8 जो है अपलोड है। रितिका आप देख सकते हैं लेक्चर 8 जो आपने पूछा है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके ऐप में अपलोड कर दिया गया बेटा। टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, तुरंत आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया। ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा, ऑलरेडी अपलोडेड है रितिका, आप देख सकते हैं। लेक्चर 8 आपका अपलोडेड है। उसके बाद रिमेनिंग जितने भी लेक्चर हुए ऑलमोस्ट सारे लेक्चर अपलोडेड है बेटा। लेक्चर 9 जो है वहां तक अपलोडेड है, तो आप एक बार देखिए तो आपको पता चलेगा। लेट्स क्लियर एवरीवन। तो डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल की मैं बात कर रहा हूं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों को रिप्रेजेंट करता है एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट आ रहा है समझ में? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों को रिप्रेजेंट कर, स्पेशली किसके बच्चों? वेंट्रिकल्स की। किसके बच्चों? वेंट्रिकल। दैट इज कॉल्ड एसटी सेगमेंट। दैट इज कॉल्ड एसटी सेगमेंट। दिलेश्वरी आप ट्राई करें, चल जाएगा, ओपन हो जाएगा श्रद्धा। मेजर फ्रॉम एंड ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टू द बिगिनिंग ऑफ टी वेव। अब ये मेजर कहां से हुआ? एंड ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यहां पर क्यूआरएस एंड हुआ है। बिगिनिंग टी वेव कहां हुआ? यहां से टी वेव का बिगिनिंग हुआ है, यहां से टी वेव का बिगिनिंग हुआ। आप देखिएगा, मेजर फ्रॉम द एंड ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड बिगिनिंग ऑफ द टी वेव 0.08 सेकेंड। 0.08 सेकेंड। एक्चुअली थोड़ा सा इसको आप क्लियरली देखिएगा, पी क्यू आर एस टी, जहां से ऑलमोस्ट आपका मैं कहूं ऑलमोस्ट आपका जो है एस वेव फ्रॉम द एंड ऑफ द क्यूआरएस, यहां एस एंड हुआ, यहां एस एंड हुआ। और अगला में लिखा कि बिगिनिंग ऑफ टी वेव, यहां से टी वेव आपका बन रहा है, यहां से टी वेव आपका बन रहा है। दैट इज अराउंड ड्यूरेशन 0.08 सेकेंड, का मतलब लगभग 0.04 का एक बॉक्स, फिर 0.04 का एक बॉक्स। तो दो स्मॉल बॉक्सेस यहां पर आपको आएंगे। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, एक आधा दिख रहा है, एक पूरा दिख रहा है। ऑलमोस्ट वी कैन कंसिडर 2 स्मॉल बॉक्सेस। 2 स्मॉल बॉक्सेस। आपको शुरू में मैंने स्मॉल बॉक्स लार्ज बॉक्स के बारे में जिक्र किया था। थैंक यू रिंकी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच माय डियर। अभी तो मेरा बच्चा, हम लोग बिगिनिंग में है, अब पहला सिस्टम पढ़ रहे हैं। और मैं आपको हर बार यही कहता हूं बच्चों की, अब एक सिस्टम पूरा होने के बाद में ना अपने घर की सबसे ऊंचाई पे जाके ऐसे बोल देना, अब मेरा कार्डियोवैस्कुलर पूरा हो गया, जो पूछना पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगी, आपका वो लेवल हो जाएगा। अभी ऑलमोस्ट हमने डिजीज को स्टार्ट ही नहीं किया बेटा, अभी एनाटॉमी फिनिश किया, ईसीजी पढ़ रहे हैं। जो सबसे टफ सब्जेक्ट मेरे बच्चों को लगता है उसको आसान करने की कोशिश करें। जो कभी कभी बैठ के सोचते थे डॉक्टर करते क्या है, आज के बाद जब ईसीजी आपके सामने होगी ना तो आप डायग्नोज करोगे। फिर डॉक्टर को, डॉक्टर साहब इंफीरियर वॉल एमआई है पेशेंट को, लेटरल वॉल एमआई है पेशेंट को, पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस है, पेशेंट को मायोकार्डाइटिस है, ये लेवल आपका आ जाएगा बच्चों। बस आप चीजों को फॉलो करते रहे। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि भाई कहां से कहां शुरू होता है। पहली बात तो मैंने कहा कि एसटी सेगमेंट दो चीजों को बताता है, दो चीजों को बताता है, एक वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एक वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और ड्यूरेशन जो है 0.08 सेकेंड है। कहां से कहां मेजर करते हैं। अब ये एसटी का एब्नॉर्मलिटीज कहां मिलेगा? शॉर्टर इन हाइपरकैल्सीमिया। यदि कैल्शियम का लेवल बढ़ा है तो ये एसटी का जो है, एसटी का जो ड्यूरेशन है ये और शॉर्ट हो जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड कहां होगा? हाइपोकैल्सीमिया, जस्ट ऑपोजिट। हाइपोकैल्सीमिया में ये लंबा हो जाएगा।
एलिवेटेड कहां हो गया, एम आई में। आपने सुना ना एस टी एलिवेशन, ये तो सुना होगा एस टी एलिवेशन। जैसे जैसे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर पी क्यू आर, क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस और टी। नॉर्मली एस टी कैसा होना चाहिए था, ऐसा। और यहां पर एस टी क्या है, एलिवेटेड। यहां पर आपका एस टी क्या है, एलिवेटेड। और एलिवेटेड एस टी किसमें देखने को मिलता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। किसमें देखने को मिलता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आप इस पिक्चर को देखिएगा, यहां एस टी देखिएगा, यहां एस टी देखिएगा, यहां एस को नीचे आने ही नहीं दिया, एस एलिवेटेड है, एस एलिवेटेड है और एस के साथ टी भी एलिवेटेड है। तो जब एस टी एलिवेशन आप देखोगे तो ये स्थिति किसमें देखने को मिलेगा, एमआई वाले पेशेंट में। डिप्रेशन इन एंजाइना पेक्टोरिस, ये एस टी जो है पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। और ये डिप्रेशन किसमें देखने को मिलेगा, एंजाइना पेक्टोरिस। डिप्रेस किसमें होगा, एंजाइना पेक्टोरिस। ये एस टी देखिएगा, ये एस टी देखिएगा। तो ये बार बार मैं जो एबनॉर्मलिटीज आपको नॉर्मल ईसीजी के साथ में बता रहा हूं, जब हम एबनॉर्मलिटीज में जाएंगे ना तो आप रिकॉल कर पाएंगे। एटलीस्ट आपने यहाँ पर एक आइडिया जनरेट कर लिया। जब मैं एमआई पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा, है ना। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एसटी सेगमेंट की मैं जब भी बात करूंगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, डी और री दोनों को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली ड्यूरेशन 0.08 सेकंड होता है। और कुछ सिचुएशन है जहां पर एसटी एलिवेशन होता है लाइक एमआई, एसटी डिप्रेशन होता है लाइक एंजाइना, एसटी वाइड होता है लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, एसटी शॉर्ट होता है लाइक हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया शॉर्ट होता है। ओके फाइन। अब एक मजेदार है एग्जाम का पॉइंट है जे पॉइंट। जे पॉइंट है और मैं यहां लिख रहा हूं, ये आपके नॉर्सेट के पेपर का एमसीक्यू बन सकता है। नॉर्सेट के पेपर का एमसीक्यू बन सकता है। 3, 4, 5 स्टार मैंने पुट कर दिया, 5 स्टार मैंने पुट किया। अब देखिएगा जे पॉइंट, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में डेल्टा वेव बताया था और साथ में मैंने डेल्टा वेव के साथ में कहीं ये भी मैंने कहा था कि एबनॉर्मलिटी है, जेनेटिक डिसऑर्डर, मैंने आपको जिक्र किया था। इस पिक्चर में आप देखेंगे आपको दो इमेज दिख रहा है। पहला वाला जो इमेज है जिसमें पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है। और जहां से ये एस से टी की ओर बिगनिंग हो रहा है, इस एंगल को मैंने क्या कहा, इस एंगल को कहा है जे पॉइंट। पहले वाले इमेज को देखना, पहले वाले इमेज को देखना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस एंगल को मैंने क्या कहा, जे पॉइंट। पी क्यू आर एस टी और जहां से ये एस का एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड जे पॉइंट, दैट इज कॉल्ड जे पॉइंट। आपको समझ में आ रहा है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? जे पॉइंट का लोकेशन देखना है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। जे पॉइंट का लोकेशन देखना है, देखिएगा यहां पर मैं लिखा है पी क्यू आर एस टी, जहां से एंगल बना दैट इज कॉल्ड जे पॉइंट, जे पॉइंट। दूसरी पिक्चर में देखना यहां कुछ ब्लिंकिंग होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, समथिंग फील ब्लू कलर दिखेगा, ब्लू कलर ब्लिंक होगा। यहां पर ध्यान दीजिए सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यहां कुछ न कुछ आपको ब्लू कलर का रिफ्लेक्शन दिखेगा। यू कैन सी एवरीवन। ये देखिए, ये देखिए, इसका मतलब ये जो जे पॉइंट है ना, ये जे पॉइंट ऐसा एलिवेटेड दिख रहा है। जे पॉइंट क्या दिख रहा है, एलिवेटेड दिख रहा है। और उसके आगे में लिखा है ऑसबॉर्न वेव बोलते हैं इसको, ऑसबॉर्न वेव बोलते हैं। पहला जे पॉइंट नॉर्मल था, दूसरा जे पॉइंट एलिवेटेड दिख रहा है। मैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए जे पॉइंट कहां होता है। जे पॉइंट कहां होता है, जे पॉइंट वहां होता है जहां पर एस और टी, जहां से एस से टी बिगनिंग हो रहा है, दैट एंगल वी कैन से जे पॉइंट। उसी जे पॉइंट में एलिवेशन दिख रहा है, उसको मैंने एसबॉर्न वेव बोला। J point is a junction between termination of QRS complex, termination of QRS complex and beginning of ST segment. जहां पर QRS complex का end होता है, जहां से ST segment का beginning होता है, that angle is known as J point. That angle is known as J point. The future nursing officer, J point mark end of the QRS complex. J point elevated, ध्यान से सुनिएगा, J point elevated, Osborn wave, camel hump. इंडिकेट, कैमल हम पता है, कैमल हम ऊंट जो होता है ना, ऊंट। अरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ऊंट जो होता है ना, ऊंट, ऊंट जो होता है ना, दैट यू कैन सी, ये जो कैमल होता है ना, ऊंट, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, है ना, ये जो है,
That is called camel hump. That is called camel hump. ये जो दिख रहा है इसको हम कैमल हम्प बोलते हैं, कैमल हम्प बोलते हैं। प्रदीप तो उठ लेके आ रहे हो, प्रदीप गजब बदमाश बेटा, है ना। सच में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सुपर सुपर, है ना। जो चीजें मैं डिस्कस करता हूँ पता नहीं कहां से लेके आते हो आप लोग, बट मजा आता है बेटा, अच्छा लगता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत है। आप इस पिक्चर में देखिए कैमल हम्प है, मतलब कई सारे बच्चे जो फॉरेनर अभी क्लास में है, जो गांव और विलेज में नहीं गए होंगे, उनके लिए कैमल पे बैठना भी बड़ा एक अचीवमेंट होता है। और हम जैसे गांव के रहने वाले लोग कैमल के साथ ही रहते हैं, है ना। बट बहुत मजा आता है। ये कैमल का हम्प है, कैमल का हम्प है। तो मैंने लिखा है कि यदि आपका जे पॉइंट है इस तरीके से एलिवेटेड है और इस तरीके से कैमल हम्प की तरह दिख रहा है, और ऑसबॉर्न वेव के रूप में भी हम प्रोनाउंस करते हैं। ये हाइपोथर्मिया वाले पेशेंट में, हाइपोथर्मिया का मतलब होता है योर बॉडी टेम्परेचर लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहीट इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। और इसका दूसरा नाम है, इट ऑल्सो नाउन एज साइलेंट किलर, ऑल्सो नाउन एज साइलेंट किलर। हाइपोथर्मिया का दूसरा नाम है साइलेंट किलर। उसके अलावा मैंने कहा बच्चों हाइपर कैल्सीमिया, अर्ली रिपोलराइजेशन एंड ब्रूगाडा सिंड्रोम। ब्रूगाडा सिंड्रोम एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें लिखा है कॉज बाय म्यूटेशन इन द SCN5A जीन। तो ब्रूगाडा सिंड्रोम जो है एक तरीके से मैं कह सकता हूं ये कंडक्शन सिस्टम का डिसऑर्डर है, कंडक्शन सिस्टम का डिसऑर्डर है। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर प्रिया, कंडक्शन सिस्टम का डिसऑर्डर है और जिसका नाम है ब्रूगाडा सिंड्रोम, वन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसके अंदर दूसरा में लिखा है हाइपर कैल्सीमिया, तीसरा लिखा हाइपोथर्मिया। तो अब एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आएगा ना, तो कैसे पूछेंगे? पटेल हर्ष बहुत अच्छी बात पूछिए। पटेल हर्ष आपको पता हाइपरटेंशन है, पटेल हर्ष हाइपरटेंशन का दूसरा नाम भी साइलेंट किलर होता है। पटेल हर्ष हाइपरटेंशन का दूसरा नाम भी साइलेंट किलर होता है। और हाइपोथर्मिया का भी दूसरा नाम साइलेंट किलर होता है। क्यों होता है हर्ष? बिकॉज द डिजीज आर इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक। शुरुआत में इन डिजीज के सिम्टम नहीं दिखते, और सिम्टम नहीं दिखते तब तक पेशेंट ऊपर चला जाता है, भगवान के पास चला जाता है, तो साइलेंटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। जैसे हाइपोथर्मिया हो, शुरू में आपको हाइपोथर्मिया के सिम्टम नहीं दिखेंगे तब तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। आपको हाइपरटेंशन है, अभी भी कई सारे बच्चों को एग्जाम को लेकर हाइपरटेंशन होगा, बट आपको सिम्टम नहीं दिख रहे, पता आपको ब्रेन हेमरेज हो गया, दैट इज कॉल्ड साइलेंट किलर, तो साइलेंट किलर का पर्पज होता है कि मतलब मीनिंग क्यों कहते हैं साइलेंट किलर? बिकॉज द डिजीज दे आर इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक, शुरू में उनको कोई सिम्टम नहीं दिखते। आगे समझ में? ओके फाइन। तो जे पॉइंट, एलिवेटेड, कैमल हम्प और ऑसबॉर्न वेव जो है ये हाइपोथर्मिया, हाइपरकैल्सीमिया और ब्रूगाडा सिंड्रोम में देखने को मिलता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। इस फोटो को याद रखना, मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आगे चले। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट वन, टी वेव। पी हो गया, पीआर हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, एसटी सेगमेंट हो गया, टी बचा हुआ है, क्यूटी बचा हुआ है। शुक्रिया निर्मला। टी वेव इस पिक्चर में देखिएगा, ये आपका टी वेव, यहां पर ये आपका टी वेव, दिस इज योर टी वेव। पी ओवर, पी आर ओवर, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ओवर, एसटी सेगमेंट ओवर। टी वेव इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, हमने क्यूआरएस को पढ़ा। सुभाश्री, ब्रूगाडा सिंड्रोम, one of the genetic disorder, can affect your conduction system.
महेश मारवाड़ी आ रहा हूं। महेश थोड़ा रुको ना, पीपी पे भी आऊंगा, पीआर हो गया, पीपी आऊंगा महेश। शुक्रिया अर्जुन, थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम आइडिया। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, मैंने डीपोलराइजेशन आपको ऑलरेडी बता दिया, अब मैं यहाँ पर रिपोलराइजेशन। बहुत बढ़िया अंशिका, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकुलर को वापस रिलैक्स होना है तो कौन रिप्रेजेंट करता है? टी वेव करता है बच्चे। कौन करता है? टी वेव करता है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देन ड्यूरेशन 0.08 से लेकर 0.12। एक्चुअली क्या होता है, लगभग आप देखोगे 1, 2 और 3, है ना, ऑलमोस्ट आप देखोगे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, इधर भी देखोगे स्पेशली 1, 2 और 3, तीन आपको यहां पर जो है स्मॉल बॉक्स दिख रहे हैं। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 2 to 3 स्मॉल बॉक्स कवर करता है, और इसका मीनिंग आपने ऑलरेडी देखा, रिलैक्सेशन और रिपोलराइजेशन। अब ये टी एबनॉर्मल किस में होता है? जैसे आपने सुना होगा टॉल टी वे, यहां पर लगा रहा हूं 3 स्टार, 3 स्टार। टॉल टी वे हाइपरकेलेमिया, नॉर्सेट का फेवरेट एमसीक्यू है बच्चों, नॉर्सेट का फेवरेट एमसीक्यू मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जहां पर एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नॉर्सेट का फेवरेट एमसीक्यू टॉल टी वे, टॉल टी वे देखिए ऐसे होगा, पी क्यू आर एस, क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस और टी। ये जो टॉल टी वे दिख रहा है, टॉल टी वे, या तो ये दिखता है एक्यूट एमआई में या फिर हाइपरकेलेमिया में, उसके अलावा हाइपोमैग्नीशियम है, हाइपोमैग्नीशियम और इन्वर्टेड हाइपोकेलेमिया में। इन्वर्टेड किसमें होगा? हाइपोकेलेमिया में। याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। अर्जुन आप देख पा रहे हैं, जब कोई परिवार का नया सदस्य परिवार से जुड़ता है तो बड़े खुशी के साथ उस सदस्य का स्वागत किया जाता है, और ये परंपरा जेआईएनसी के यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिलती है। ये परंपरा जेआईएनसी एमसीक्यू बैच, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, एनक्लेक्स बैच, जहां पर भी आप जाओगे बड़ा अपनापन, बड़ा रेस्पेक्टिव तरीके से एक दूसरे का स्वागत करते हैं, प्यार सम्मान देते हैं। और यही, इसी को मैं कहता हूँ ना, जेएनसी इज अ फैमिली, जेएनसी इज अ इमोशन, है ना, दैट इज अ रियलिटी। और ये संस्कार जेएनसी के बच्चे हमेशा फॉलो करते हैं। तो आपको समझ में आ गया फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, टी वेव इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ड्यूरेशन 0.08 से 0.12। देन एबनॉर्मलिटीज में टॉल टी वे बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉल टी में मैंने लिखा हाइपरकेलेमिया, हाइपोमैग्नीशियम है, और एक ही कम है इन्वर्टेड जो है हाइपोकेलेमिया। भाई हाइपर में ऊपर होगा तो हाइपो में नीचे होगा ना, हाइपर और हाइपो को हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट वन, क्यूटी इंटरवल, ये मजा आएगा। क्यूटी इंटरवल दैट इज टोटल ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन क्या क्या आएगा? टोटल ड्यूरेशन क्या आएगा? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डी और री, ये सारे मूवमेंट आ जाएगा, ये सारा मूवमेंट आ जाएगा। अंशिका वेलकम यू माय डियर, अंशिका मैं मेरे बच्चे को वेलकम कर देता हूं बस, है ना। तो मैंने लिखा है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। अब आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, क्यूआरएस क्या कह रहा था? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। एसटी क्या कह रहा था? डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। सिर्फ टी अकेला क्या कह रहा था? रिपोलराइजेशन। तो सबका ड्यूरेशन, सबके सारे मूवमेंट का ड्यूरेशन जो है 0.32 से लेके 0.40, मतलब लगभग 8 to 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, 8 to 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप समझ पा रहे हैं, सबसे बड़ा ड्यूरेशन है, यहां से बिगनिंग हुआ 8 to 10। देखिए ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये थोड़ा इधर आता, थोड़ा इधर आता, लगभग 10 स्मॉल बॉक्स आप देख पा रहे होंगे, 10 स्मॉल बॉक्स आप देख पा रहे होंगे। और मैंने क्लियरली लिखा है 0.32 से लेकर 0.40। तो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, यहां तक जो मैंने आपको ईसीजी के बारे में बताया, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, रिकॉल कर देता हूं। देखिए पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी,
PQRST में फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कुछ ईसीजी में यू वेव भी होता है, और यू वेव क्या है पता है? एबनॉर्मल एबनॉर्मल वेव। और ये किस में प्रेजेंट होता है? हाइपो कैलीमिया वाले पेशेंट, हाइपोकैलीमिया वाले पेशेंट में। क्या बात है महेश, बहुत बढ़िया। देखिए महेश, यहां पर मैंने एक यू वेव ऐड किया है, यू वेव ऐड किया है, और यू वेव नॉट नॉर्मल, यू वेव नॉर्मल नहीं होता है। यू वेव जो है वो नॉर्मल नहीं होता मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और यू वेव किस में होता है? हाइपोकैलीमिया में। किस में होता है? हाइपोकैलीमिया में। तो पी हमने पढ़ा एट्रियल डीपोलराइजेशन, पी आर हमने पढ़ा इंपल्स जनरेशन और ट्रेवलिंग ड्यूरेशन ऑफ द कंडक्शन सिस्टम, क्यू आर एस हमने पढ़ा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एस टी हमने पढ़ा डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी हमने पढ़ा ओनली रीपोलराइजेशन, और क्यू टी पढ़ा टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन ऑफ रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। शुक्रिया मुकेश। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर की कहानी तो समझ में आ गई, यहां तक तो समझ में आ गई। तीन इंपॉर्टेंट लेके चलना, पी पी आर और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब शायद महेश ने पूछा था कि सर पीपी इंटरवल, महेश हम जिक्र करने वाले बेटा पीपी इंटरवल। प्रिया, प्रिया आगे मैं पढ़ाऊंगा प्रिया, ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, हाउ टू कैलकुलेट योर हार्ट रेट, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला, सब कुछ पढ़ाने वाला बेटा है ना। मैं एक ही बात कहता हूं, जिस दिन आपका टॉपिक पूरा हो जाए, कुछ भी छूट जाए, कुछ भी मिस हो जाए, तो मेरे कान पकड़ लेना बेटा, है ना। बट मैं चलूंगा स्टेप बाय स्टेप, जंप नहीं करता हूं। यदि मैं आपको एमएसएन पढ़ा रहा हूं, मैं पीडिया नहीं पढ़ाऊंगा बीच में। यदि मैं एमएसएन पढ़ा रहा हूं, मैं ओबीजी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट को रिलेटेड होता है। बट यदि मैं वहां जाके वहां के गाने गाऊंगा, तो ये गाना आप भूल जाओगे। और अभी आपके माइंड को विकसित करना है, आपके ब्रेन को और शार्प करना है, आपके अंदर एक लर्निंग हैबिट डेवलप करनी है, आपके अंदर पढ़ने की भूख डालनी है, आपको इंटरेस्ट डेवलप होने लगे, ऐसी पढ़ाई आपको करवानी है। तब जाके मेरे लिए ये चीजें आसान हो पाएगी। आगे जैसे मैं आपको कंटेंट डिलीवर करूंगा, आप अडॉप्ट करने लगोगे। और पहले ही दिन मैं आपको बड़े बड़े सपने दिखा दूं और वो हकीकत में बदले ही नहीं, ऐसे सपने देखने का कोई मतलब ही नहीं। सपने वो सच होते हैं जो हकीकत में और जमीन पर देखने को मिलते हैं। और यही सुंदरता है आपके जेएनसी की। हर टीचर जो सब्जेक्ट आपको टीच करता है, उसी सब्जेक्ट के बारे में खूब अच्छे से आपसे बात करता है। बार बार मैं मेडिसिन से पीडिया ओबीजी साइकेट्री में जाकर के वहां पर धमाल मचाने वाला नहीं हूं, क्योंकि उसके लिए अलग से टीचर है धमाल मचाने वाले। मैं यहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है आप तक लेके आऊंगा। आप किसी भी बुक का एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आपको प्राउड फील करवाऊंगा, और आपके अंदर इतनी आग डेवलप कर दूंगा पढ़ने की, सीखने की और आगे बढ़ने की। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज पुट किया। मैं बच्चों में बात कर रहा था पीपी इंटरवल, मैं बात कर रहा था पीपी इंटरवल। पीपी इंटरवल, द इंटरवल बिटवीन पी वेव ड्यू टू एचएल डीपोलराइजेशन। सबको पता पी वेव का मीनिंग एचएल डीपोलराइजेशन है ना। युक्ति क्यूटी के एबनॉर्मलिटीज में जाऊंगा तब बताऊंगा बेटा। मेजर फ्रॉम ऑनसेट ऑफ पी वेव टू द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट पी वेव। इस पिक्चर में आप देखिएगा, ये पी वेव है, ये पी वेव है। पहला पी वेव जहां से शुरू होता है और अगला पी वेव जहां पर शुरू होता है, दोनों के बीच का इंटरवल। जैसे इस पिक्चर में देखिएगा, ये आपका ईसीजी है, और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये आपका ईसीजी है, ये पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी वेव, अगेन पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी वेव। तो मेरा कहने का पर्पज है, पहला वाला पी वेव जहां से शुरू है और दूसरा वाला पी वेव, ये दोनों पी वेव है। इन दोनों के बीच का जो इंटरवल होगा वो पीपी इंटरवल कहलाएगा। वो पीपी इंटरवल, निकी आगे आएगा बेटा, निकी आएगा, वो पीपी इंटरवल कहलाएगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पीपी इंटरवल, इंटरवल बिटवीन पी वेव ड्यू टू एचएल डीपोलराइजेशन, क्योंकि पी वेव का मीनिंग अपना एचएल डीपोलराइजेशन है। और दो पी वेव, पहला एचएल डीपोलराइजेशन, अगला एचएल डीपोलराइजेशन। पहला पी वेव का बिगनिंग, दूसरे पी वेव का बिगनिंग, दोनों के बीच के इंटरवल को पीपी इंटरवल कहते हैं। पहला पी जहां से शुरू है, अगला पी जहां से शुरू होता है। दैट मींस पहला एचएल डीपोलराइजेशन हुआ है, अगला एचएल डीपोलराइजेशन होगा। जहां तक मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये जो ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन दिख रहा है, पीपी इंटरवल में यहां पर लिखा है
varied widely from 1.04 second if your heart rate 57 beats per minute down to 0.60 second if your heart 100 beats per minute. तो ये एवरेज है मिनिमम टू मैक्सिमम का. हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे. मैंने कहा फ्रॉम 1.04 सेकेंड जब आपकी हार्ट रेट 57 है, डाउन में 0.60 जब आपकी हार्ट रेट 100 के आसपास है. तो सिंपली आपको याद करना है दो पी वेव, पहला बिगिनिंग ऑफ पी वेव, नेक्स्ट बिगिनिंग ऑफ पी वेव, दोनों के बीच का ड्यूरेशन. एग्जाम में नहीं आता पीपी, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है. नॉलेज के लिए जरूरी है. इट्स क्लियर एवरीवन? बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट पी वेव, बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पी वेव. इट्स वेरी सिंपल टू काउंट. हो सकता है कभी इसके बीच के स्मॉल बॉक्स काउंट करना पड़े, उसको 0.04 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लेना, जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका ड्यूरेशन हो जाएगी. अब बात आती है, इतने सारे ईसीजी के बारे में आपने पढ़ा, थोड़ा सा मैं आपका टेस्ट ले लूं. आपने क्या सीखा? मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि मेरे एफर्ट्स में आप तक गए, आपके खोपड़ी में फिट हुए. ये कैसे पता चलेगा जब मुझे आप इस तरीके के एमसीक्यू का आंसर दोगे? ध्यान से पढ़िएगा. द नर्सिंग एजुकेटर इज presenting a case study of adult patient who has abnormal ventricular depolarization. Abnormal ventricular depolarization. ध्यान से देखिएगा. This pathologic change would be most evident in what component of the ECG? ECG के कौन से कंपोनेंट के द्वारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को देखा जाता है? देखिए एमसीक्यू कैसे बनता है. एमसीक्यू कैसे बनता है? अभी मैंने आपको नॉर्मल पढ़ाया, बड़ा अच्छा लग रहा था आपको. सर पीवे का मीनिंग आता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मीनिंग आता है, पीआर इंटरवल हमें आता है. अब एमसीक्यू ऐसे बनता है. नर्सिंग एजुकेटर इज प्रेजेंटिंग इन अ केस ऑफ स्टडी एन अडल्ट पेशेंट हु हैज एबनॉर्मल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. This pathological changes would be the most evident in what component of ECG? UP, what component of ECG? P wave, T wave, QRS complex, U wave. अब मुझे पता है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ECG का कौन सा कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है? कौन सा कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है? 5 लाइन का एमसीक्यू, 5 लाइन का एमसीक्यू. छा गए छा. I have no word, Richard. I have no word. It's great future nursing officers. और आपका राइट आंसर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. जब आपने नॉर्मल पढ़ा तो आपको तुरंत पता चल गया कि क्या पूछना चाह रहा है. ओके फाइन. एक और एमसीक्यू. द नर्स इज एनालाइजिंग ए रिदम स्टेप. व्हाट कंपोनेंट ऑफ ईसीजी कॉरेस्पॉन्ड टू द रेस्टिंग स्टेट ऑफ पेशेंट हार्ट? अब यहां पर इसने थोड़ा और टफ किया, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा और टफ किया है. डियर नर्स एनालाइज कर रही है रिदम स्टेप, पेशेंट का रिदम स्टेप चेक कर रही है. रिदम स्टेप चेक कर रही है. What component of ECG correspond to resting state of the patient heart? Resting state of the patient heart. मैंने यहां पर कहीं न कहीं एक वर्ड बदला है. रेस्टिंग स्टेट लिखा हुआ है. स्टेट का मतलब कंडीशन. ऑप्शन पी वेव, टी वेव, यू वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. रेस्टिंग. बच्चों थोड़ा टफ किया है, प्लीज 2 बार पढ़ना, प्लीज 2 बार पढ़ना. आपका सही आंसर चाहिए मुझे. 2 बार पढ़ना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. कि द नर्स एनालाइजिंग रिदम स्ट्रिप. जब हम रिदम स्ट्रिप देख रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट है कॉरेस्पॉन्ड टू द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द पेशेंट हार्ट. पेशेंट का हार्ट जो है वो रेस्टिंग स्टेट में. रीपोलराइजेशन, रेस्टिंग, रीपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन. प्राउड ऑफ यू. लैंग्वेज बदला. अब यहां रेस्टिंग लिख दिया मैंने. यहां आप चाहते तो यहां आप रीपोलराइजेशन लिख सकते थे, रीपोलराइजेशन लिख सकते थे. चाहते तो रिलैक्सेशन लिख सकते थे, रिलैक्सेशन लिख सकते थे. बट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ढूंढ निकाला. सिचुएशन बदली, लैंग्वेज बदली, वर्ड में चेंजेस हुआ, बट आप नहीं बदले क्योंकि आपने पढ़ रखा है दैट इज इंडिकेट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन.
पूछ लो नॉर्सेट को, बोलो घुमा लो जितना घुमाना है। फाइनली सारे बच्चों ने रिलैक्स रेस्टिंग, बहुत बढ़िया रिंकी, रिलैक्स रेस्टिंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आगे समझ में? शुक्रिया पीहू, आगे समझ में? एक और एमसीक्यू है। The nurse is determining whether the client rhythm strip demonstrated proper firing of the SA node. Which waveform indicate proper function of SA node? जी निर्मला, अब यहां पर क्या लिखा पता है? The nurse is determining whether the client rhythm strip demonstrate, पेशेंट का रिदम स्ट्रिप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, प्रॉपर फायरिंग ऑफ एसे नोड, मतलब आपका एसे नोड अच्छे से काम कर रहा है, आपका एसे नोड अच्छे से काम कर रहा है, प्रॉपर फायरिंग ऑफ एसे नोड। विच वेव फॉर्म इंडिकेट प्रॉपर फंक्शन ऑफ एसे नोड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एसे नोड प्रॉपर काम कर रहा है, आपका एसे नोड इंपल्स को प्रॉपर आगे भेज रहा है, कैसे काम चलेगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूं। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट, द पीआर इंटरवल 0.24 सेकेंड, the P will proceed every QRS complex. The ST segment elevated. थोड़ा सोचना, यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। मैं लिखा है कि फायरिंग ऑफ एसे नोड, विच वेव फॉर्म इंडिकेट प्रॉपर फंक्शन ऑफ एसे नोड। कौन सी वेव आपको दिख रही है जिसमें एसे नोड प्रॉपर काम कर रहा है? या सोचना पड़ेगा। फाइंड आउट करिएगा, या थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है। बच्चे बी और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने क्या पूछा है? द नर्स डिटरमाइनिंग वेदर द क्लाइंट रिदम स्टिक डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर फायरिंग ऑफ एसे नोड, विच वेव फॉर्म इंडिकेट प्रॉपर फंक्शन। देखिए, ये आपका हार्ट है, ये आपका सुपीरियर वेना कावा है, ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका एसे नोड है, जो इंपल्स कहां भेजता है? एट्रियम है। ये आपका एवी नोड है, ये आपका राइट लेफ्ट बंडल ऑफ हिस है, ये आपका पुरकंजी फाइबर है। तो फाइनली आप जो सोच रहे थे वो आंसर थोड़ा चेंज हुआ, अब सी आ गया, क्योंकि पी वेव प्रोसीड एवरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद में यदि पी वेव शुरू हो रहा है, इसका मतलब आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है। एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है मतलब एसे नोड इंपल्स को जनरेट करेगा, तभी एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा ना, ऐसे नोड इंपल्स को जनरेट करेगा। ये तो 24 ज्यादा है, 0.24 ज्यादा है, 0.12 से 0.20 पढ़ाए ना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। गड़बड़ कैसे हो रही थी? गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको नॉर्मल ड्यूरेशन पढ़ाया, या तो एबनॉर्मल लिखा हुआ है, हो गया आंसर राइट। बच्चे कह रहे सर हमारा आंसर राइट हो गया, मतलब आपने सी लिखा। ओके फाइन। अब बहुत केयरफुली सोचना, हम लोग ईसीजी करते हैं, हम लोगों ने हॉस्पिटल में काम करते समय बहुत ईसीजी की। मैंने आपको पहले एक बार डांट लगाई थी कि आप लीड का प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं करोगे तो कैसे पेशेंट के हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का आपको पता चलेगा। फिर मैंने आपको चेस्ट लीड का प्लेसमेंट पढ़ाया था, राइट साइड के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में V1, लेफ्ट साइड के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में V2, फिर फर्दर आपको लीड पढ़ाया। जब भी आप ईसीजी करोगे, ईसीजी करने के बाद में आपको ग्राफ पेपर चेक करना है, और उस ग्राफ पेपर को चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि हमने जो ईसीजी किया क्या वो वैलिड है या गलत है। सुन रहे हो ध्यान से? जो हमने ईसीजी किया क्या वो गलत है या सही है। डॉक्टर के पास प्रोसीड करने से पहले, डॉक्टर को देने से पहले, एज अ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर पहले हमें देखना है कि मैंने जो ईसीजी किया क्या वो मेरा ईसीजी प्रॉपर है, कैसे चेक करते हैं? मिरर इमेज उसको कहते हैं, बहुत बढ़िया रिंकी, मिरर इमेज कहते हैं। वैलिडिटी ऑफ ईसीजी कंफर्म लीड प्लेसमेंट, एक वर्ड लिखा एवीआर एक्सपेक्टेड फाइंड मिरर इमेज नॉर्मल वेव फॉर्म। अब हमें ईसीजी के कौन सा वेव दिखना है? एवीआर दिखना। पहली चीज ईसीजी हमें चेक करना है सही हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए ईसीजी के 12 रिकॉर्डेड लीड के अंदर कौन सा लीड हमें चेक करना है? वो हमें चेक करना है एवीआर, ऑगमेंटेड विक्टर राइट,
ऑगमेंटेड विक्टर राइट, एवीआर चेक करना, पहली चीज तो एवीआर चेक करनी। अब एवीआर, इसके सामने मैंने आपको यहां पर एवीआर को मेंशन भी किया, एवीआर आपको दिख भी रहा होगा, एवीआर भी दिख भी रहेगा। अब एवीआर में क्या दिखेगा, इन्वर्टेड पी वेव इन एवीआर दैट इंडिकेट लीड प्लेसमेंट नॉर्मल, लीड प्लेसमेंट नॉर्मल। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आप देख पा रहे होंगे ये पी वेव, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ये अगेन देख पा रहे हो एवीआर का पी वेव, और नॉर्मली पी वेव कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। और यहां पर आपका पी वेव क्या है, इन्वर्टेड है, यहां पर आपका पी वेव क्या है, इन्वर्टेड है। यदि एवीआर में, यदि एवीआर में पी वेव इन्वर्टेड है, यदि एवीआर में पी वेव इन्वर्टेड है, तब समझ जाना आपने जो ईसीजी कंडक्ट किया है, जो पेशेंट का ईसीजी लिया है, वो आपने सही तरीके से लिया। सुन रहे मेरी बात को, सही तरीके से लिया। यदि पी वेव इन्वर्टेड आपको दिख रहा है, दैट इंडिकेट लीड प्लेसमेंट नॉर्मल, लीड प्लेसमेंट नॉर्मल। बदमाश फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, देखिए बदमाश फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये आपके लिए मिरर इमेज इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। हाँ प्रदीप बिल्कुल, जो नॉर्मली आपका पी वेव होता है उसका ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कौन सी लीड में मिलेगा, एवीआर में मिलेगा। और इसीलिए यही लीड हम यूज करते हैं, जो कंफर्म लीड प्लेसमेंट। क्योंकि होता क्या है, हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस क्या करते हैं, आप ही की बात बताता हूं। कोई भी काम को जब हम शुरू में करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अलग एक्साइटमेंट होता है, एक अलग एनर्जी होती है, और एक टाइम के बाद वो एक्साइटमेंट और एनर्जी वो खत्म हो जाती है। जैसे फर्स्ट ईयर में जब आप हॉस्पिटल में गए होंगे, व्हेन यू आर ए जीएनएम और बीएससी फर्स्ट ईयर, तो याद करना कि वो दिन जब एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते थे, गली मोहल्ले दोस्त यार परिवार सबको बताते, आज मैंने आईएम लगाया, आज मैंने आईएम लगाया। यू नो द एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। किसी पेशेंट को आपने ड्रिप लगाया, कैनुला लगाया, फिर आकर के हम लोग वो घंटा बजाते थे कि आज हमने आईवी लगाया, आईवी लगाया। याद है दैट एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में थोड़ा कम होता है, थर्ड ईयर में थोड़ा और कम हो जाता है। कहीं पर पहली बार हम नौकरी लगते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट में, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है। फिर हम लोग बैठे बैठे क्या बोलते हैं, चक्री नीचे कर दो, चक्री ऊपर कर दो। चक्री मीन्स जो आईवी सेट में फ्लूइड का रेगुलेट करने वाला रेगुलेटर होता है, वो हम अटेंडर को सिखाते हैं। नर्सिंग स्टेशन में बैठे थे, भैया चक्री नीचे कर दो, भैया चक्री ऊपर कर दो, और अटेंडर को चक्री चला चला के आधा पैरामेडिकल्स बना देते हैं, आधा पैरामेडिकल्स बना देते हैं। ये रियलिटी बता रहा हूं, है ना, कि ड्रिप को कैसे बंद करना, ड्रिप को कैसे चालू करना। चक्री घुमाता रहता है अटेंडर, आपको पूछना ही बंद कर देता है। ठीक वही कंडीशन जब हम पहली बार ईसीजी करते हैं ना, तो हम सब देखते हैं कि कहां पहला फर्स्ट इंटरकोर्सल स्पेस है, कहां दूसरा है, कहां तीसरा है, कहां चौथा है, कहां हमें लीड लगाना है। और थोड़ा एक्सपीरियंस होता है तो ईसीजी जल्दी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर लीड को लगाया, लीड नहीं लगी तो और जल्दी डाला, फिर लीड को लगाया, है ना। बट आज के बाद क्या करना है, आज के बाद क्या करना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हमें ईसीजी करने के बाद देखना है खुद के सेटिस्फेक्शन लिए कि जो मैंने किया वो सही किया क्या, ताकि पेशेंट का भला हो सके। आज के बाद बदमाशी नहीं करना, ना हमें किसी को चक्री चलाना सिखाना है। हम 82,000 रुपए लेंगे, 82,000 रुपए लेंगे, उसको हम जाके चक्री चला देंगे, 82,000 रुपीज मिलेंगे, 82,000, है ना। ओके फाइन, ये तो बात हो गई मिरर इमेज की। अब एक स्पेशली हॉल्टर मॉनिटर आता है, जिसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। एक बार ही बोला था सीनियर से डांट पड़ गई। हम तो सीधा बोलना बेटा, हम चक्री चलाने के पैसे लेते हैं, गवर्नमेंट हमें 82,000 देती है, हमारा काम है चक्री चलाना, हम चलाते रहेंगे। कभी ऐसे लेजी नहीं बनना है, आलसी नहीं बनना। जैसे मेरे से पूछोगे, जैसे मैंने कहा मैं लगभग 18 से 20 साल से पढ़ा रहा हूं। जब पहली बार टीचिंग स्टार्ट की, जो एक्साइटमेंट था, यदि वो खत्म कर लेता तो आज आप मेरे सामने नहीं होते। तो मैं हमेशा खुद को कहता हूं कि मुझे तो हर दिन और रिचार्ज होना है, हर दिन और मेहनत करना है, हर दिन और नया कंटेंट ऐड करना है, हर दिन और स्पार्क डालना है, तो चीजें अच्छी हो गई। मैं सोचू मैं तो टीचर बन गया, मैं ही राजा हूं, मुझे तो सब कुछ आता है, तो पर्जा कभी भी हटा देती है। इसलिए जो भी काम करो ना, 100% दो, ईमानदारी से करो और कंसिस्टेंट करो, कंसिस्टेंट करो। आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको ब्रेक नहीं कर सकता। पढ़ो तो कंसिस्टेंट पढ़ो,
मस्ती करो तो कंसिस्टेंट करो, जो काम करो 100% दे दीजिए, वो चीजें आपकी हो जाएगी बच्चों। अब हॉल्टर मॉनिटर एम्बुलेटरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये भी नॉर्सेट का पसंदीदा एमसीक्यू, ये भी नॉर्सेट को देखने को मिलता है। अब हॉल्टर मॉनिटर वर्ड आता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, शुक्रिया पवन, इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच रिकॉर्ड 24 आवर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। आपके हार्ट की 24 घंटे की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हॉल्टर मॉनिटरिंग करते हैं। 24 घंटे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए हॉल्टर मॉनिटरिंग करते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जैसे आपको इलेक्ट्रोड लगा दिया, डिवाइस लगा दिया, घर भेज दिया, आप खाना बना रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप गाना गा रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, आपका हार्ट क्या कर रहा है? वो मशीन में रिकॉर्ड हो रहा है। 24 घंटे से आपको वापस बुलाएंगे, उस मशीन को ग्राफिकल पेपर से कनेक्ट करेंगे और 24 घंटे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ पेपर पे ले लेंगे और पता करेंगे कब कब आपके हार्ट ने कैसे कैसे काम किया। तो एक तरीके से कह सकता हूं कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने वाला प्रोसेस और इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हॉल्टर मॉनिटर कहते हैं। हॉल्टर मॉनिटर कहते हैं। मैं आगे इसका फोटो भी बताऊंगा। मैं लिखा है हॉल्टर मॉनिटरिंग नॉन इन्वेजिव टेस्ट रिकॉर्डेड कंटिन्यूअसली ओवर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स, है ना। एक वर्ड यहां पर आया नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव टेस्ट। और आपने सुना होगा एक वर्ड आता है इन्वेजिव टेस्ट। नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है टेस्ट कंडक्टिंग आउटसाइड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड नॉन इन्वेजिव। और इन्वेजिव टेस्ट conducting after insertion of instrument into body, दो चीजें देखिएगा। यदि कोई भी इन्वेस्टिगेशन आपकी बॉडी के बाहर से कंडक्ट करते हैं उसको नॉन इन्वेजिव बोलते हैं, और कोई भी इन्वेस्टिगेशन में इंस्ट्रूमेंट बॉडी में इंसर्ट करके कंडक्ट करते हैं उसको हम इन्वेजिव प्रोसीजर बोलते हैं। जैसे नॉन इन्वेजिव लिखा मैंने हॉल्टर मॉनिटरिंग, इवन ईसीजी, इवन सीटी स्कैन, इवन एमआरआई, ये सभी नॉन इन्वेजिव है। ये सभी नॉन इन्वेजिव दैट विल कंडक्ट आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, बॉडी के बाहर से हम लोग कंडक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज अ नॉन इन्वेजिव। सुभाश्री बहुत अच्छी बात कही। मैंने आपको इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहता हूं कि काम को शुरू करना आसान है और उसको अंजाम तक पहुंचाना लाखों में करोड़ों में 1% ही कर सकता है। वो आप बनो, वो आप बन सकते हैं बच्चों, है ना। तो मैंने क्या लिखा है, नॉन इन्वेजिव का मीनिंग क्या होता है? कोई भी वो प्रोसीजर जो वो बॉडी के आउटसाइड से कंडक्ट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा ईसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई। वही इन्वेजिव का मतलब क्या होता है? इन्वेजिव फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, है ना। एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड पैनक्रियाटोकोलिन, ईआरसीपी। ये जो इन्वेस्टिगेशन मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, ये सारे वो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें इंस्ट्रूमेंट आपकी बॉडी में इंसर्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड इन्वेजिव प्रोसीजर। मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव विच इज कंडक्ट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इन्वेजिव विच इज कंडक्ट इनसाइड योर बॉडी।
इनसाइड योर बॉडी। थैंक यू शशिवा, शुभाश्री, थैंक यू सो मच। तो दैट इज अ डिफरेंस, दोनों डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जैसे बच्चों का एसजी पीजीआई पूछा था, तो आज के बाद पूछेंगे आपके पास आंसर होगा कि इन्वेजिव का मतलब क्या होता था, नॉन इन्वेजिव का मतलब क्या होता है। सीधा पूछो भाई, ऑल्टर मॉनिटरिंग कौन सा प्रोसीजर बोला बच्चों, नॉन इन्वेजिव, बाहर से इलेक्ट्रोड को प्रेस किया जाता है। ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी कौन सा प्रोसीजर है, इन्वेजिव, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ओके फाइन। अब पर्पस क्या, ये मजा आएगा यहाँ पर। आइडेंटिफाई डिसअरिथमिया, आइडेंटिफाई डिसअरिथमिया। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपने सुना है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स। नाड़ी के कैरेक्टरिस्टिक सुना होगा, पल्स के कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स में आप सुनते हो सबसे पहले रेट, रिदम, वॉल्यूम, टेंशन। ये कैरेक्टरिस्टिक का मतलब विशेषता है, विशेषता है। पल्स जब भी पढ़ते हैं, पल्स हम जब भी पढ़ते हैं तो पल्स के कैरेक्टरिस्टिक में आपने सुना होगा रेट होता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को याद करो ना, सिस्टर नैंसी की बुक। रेट होता है, रिदम होता है, वॉल्यूम होता है, टेंशन होता है। ये पल्स के कैरेक्टरिस्टिक है। रेट का मन होता है बीटिंग ऑफ हार्ट पर मिनट, इज कॉल्ड रेट। बीटिंग ऑफ हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड रेट। रिदम का मतलब रेगुलरिटी ऑफ बीटिंग ऑफ हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड रेट, रेगुलरिटी ऑफ रिदम, रेगुलरिटी ऑफ बीट। वही आपकी बीट यदि लगातार है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। मतलब आपने क्या किया, आपने शुरू किया दौड़ना, 1 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़े, दैट इज योर रेट। और वही 10 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ा, दैट इज योर रिदम, दैट इज योर रिदम। हमने दौड़ना शुरू किया, दैट इज योर रेट। आप स्लोली स्लोली दौड़ रहे हैं और आपका 1 किलोमीटर पूरा हो गया, दैट इज योर रेट। और रुकना नहीं है, वो सेम स्पीड में दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर, दैट इज योर रिदम, दैट इज योर रिदम, है ना। और वॉल्यूम का मतलब होता है फुलनेस, और टेंशन का मतलब होता है प्रेशर। ये हमें यहाँ पर जरूरत नहीं, हमें 2 टर्म्स चाहिए, 2 टर्म्स चाहिए। यदि रेट एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मल रेट, तो हम कहेंगे अरिथमिया। हम क्या कहेंगे, अरिथमिया। यदि रेट एबनॉर्मल हुआ, इज कॉल्ड अरिथमिया। सुनना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इफ योर रेट इज गोइंग टू बी एबनॉर्मल, इज कॉल्ड अरिथमिया। मतलब रेट कम हो गया, रेट ज्यादा हो गया हार्ट का पर मिनट, इसको हम अरिथमिया कहते हैं। और यदि एबनॉर्मल रिदम हुआ तो उसको हम कहते हैं डिसअरिथमिया, उसको हम कहते हैं डिसअरिथमिया। बच्चों कई चीजें को रिलेट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे बात की कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पल्स में। रेट होता है, रिदम होता है, वॉल्यूम होता है, टेंशन होता है। रेट का मीनिंग होता है बीटिंग ऑफ हार्ट पर मिनट। आपका हार्ट जो ना वो पर मिनट कितना बीट करता है, रेट, और लगातार वो बीट कर रहा है, रिदम। और रेट एबनॉर्मल होता है तो अरिथमिया कहते हैं, रिदम एबनॉर्मल होता है तो डिसअरिथमिया कहते हैं, डिसअरिथमिया कहते हैं। आया समझ में फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब इस डिसअरिथमिया की वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है, लाइक एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये सभी डिसअरिथमिया के एग्जाम्पल है, ये सभी डिसअरिथमिया के एग्जाम्पल है। तो जब भी हमें किसी पेशेंट का डिसअरिथमिया का पता लगाना है कि आपका हार्ट का रिदम एबनॉर्मल है, उस समय हम किसको यूज करेंगे, हॉल्टर मॉनिटर। किसको यूज करेंगे, हॉल्टर मॉनिटर। समझ में आ रहा है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? बड़े सीरियस हो जाते हो आप बीच बीच में, मुझे ऐसा लगता है कि कहां गायब हो गए सारे बच्चे, है ना। बट आई लाइक योर सीरियसनेस, आई रियली लाइक योर सीरियसनेस। आप बहुत ही डीपली उस चीज को सोच करके अंडरस्टैंड करते हो। जैसे आप समझ पाते हो तो आपका रिप्लाई आता है यस सर, है ना। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसअरिथमिया, मीनिंग ऑफ डिसअरिथमिया। इसके अलावा इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी डिसअरिथमिक और पेसमेकर थेरेपी। अब यदि किसी पेशेंट को डिसअरिथमिया हुआ, किसी पेशेंट को डिसअरिथमिया हुआ, इस डिसअरिथमिया को ट्रीट करना, ट्रीट करने की हम क्या देंगे, एंटी डिसअरिथमेटिक
एंटी डिसअर्थमेटिक ड्रग देंगे। फॉर एग्जाम्पल अमायोड्रॉन, ये एक एग्जाम्पल, खूब सारी एंटी डिसअर्थमिया ड्रग है, बट एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दैट इज अमायोड्रॉन। देखिए डिसअर्थमिया का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब डिसअर्थमिया को ठीक करना तो एंटी डिसअर्थमिक ड्रग देंगे। डिसअर्थमिया को ठीक करना तो कौन सी ड्रग देंगे? एंटी डिसअर्थमिक ड्रग देंगे। और एंटी डिसअर्थमिक ड्रग में एक मैंने क्लास 4th का ड्रग लिखा है अमायोड्रॉन। अमायोड्रॉन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर स्मृति। देखिए डिसअर्थमिया का मीनिंग था एब्नॉर्मल रिदम। डिसअर्थमिया को ट्रीट करने में हमने क्या यूज किया? एंटी डिसअर्थमिक ड्रग। और एंटी डिसअर्थमिक ड्रग के रूप में लिखा अमायोड्रॉन। अब किसी पेशेंट को डिसअर्थमिया हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए हमने एंटी डिसअर्थमिक ड्रग दी। अब हमें पता करना है कि ये एंटी डिसअर्थमिक ड्रग अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यदि अच्छे से काम करे तो डिसअर्थमिया ठीक होना चाहिए, यदि अच्छे से काम नहीं करे तो डिसअर्थमिया ठीक नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? हॉल्टर मॉनिटरिंग करेंगे टू फाइंड आउट इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी डिसअर्थमिक ड्रग। टू फाइंड आउट इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी डिसअर्थमिक ड्रग, ये किससे पता चलेगा? ये हमारे हॉल्टर मॉनिटर से पता चलेगा। हॉल्टर मॉनिटर से पता चलेगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो एक तो एंटी डिसअर्थमिक ड्रग का इफेक्टिवनेस का पता लगाना, लिखा इफेक्टिवनेस। और दूसरा मैंने लिखा पेसमेकर। पेसमेकर स्पेशली यदि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का मतलब योर हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट। अब हार्ट रेट बढ़ी नहीं रही है, हार्ट रेट बढ़ी नहीं रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? कंडक्शन सिस्टम है। तो हम क्या करते थे? हम उस पेशेंट को पेसमेकर लगा देते हैं। पेसमेकर जो है ऐसे नोड जो काम करता है, ऐसे नोड जो काम करता है, वो काम कौन करने लग जाएगा? पेसमेकर। पेसमेकर एक डिवाइस होती है, पेसमेकर एक डिवाइस होती है जिसको ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने में यूज करते हैं। डिवाइस को स्किन के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, इसके वायर को सीधा एसए नोड एवी नोड से होता हुआ कनेक्ट कर देते हैं। ये डिवाइस एसए नोड का काम कर रही है। मैंने आपको शुरू में पढ़ा ना, एसए नोड 60 to 100 इंपल्स पर मिनट जनरेट कर रहा था। एसए नोड 60 to 100 इंपल्स पर मिनट जनरेट कर रहा था। एसए नोड को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व रेगुलेट कर रहा है। अब एसए नोड काम नहीं कर रहा, नाराज हो गया, तो हमने एक डिवाइस लगा दी कि भाई तू एसए नोड का काम कर, और वो डिवाइस का नाम है पेसमेकर। याद है, एसए नोड इज ऑल्सो नाउन एज नेचुरल पेसमेकर। मैंने पढ़ा है एसए नोड को नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। नेचुरल खराब हो गया, आर्टिफिशियल डाल दो। नेचुरल खराब हो गया, आर्टिफिशियल डाल दो। अब पेसमेकर हमने लगा दिया, अब पेसमेकर हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो हमें उस पेशेंट का हॉल्टर मॉनिटर करना पड़ेगा, उस पेशेंट का हॉल्टर मॉनिटर करना पड़ेगा। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेंगे कि विच इज द टेस्ट विल यूज टू फाइंड आउट इफेक्टिवनेस ऑफ पेसमेकर थेरेपी, लिखिए हॉल्टर मॉनिटरिंग। हु इज द टेस्ट विल हेल्प टू फाइंड आउट इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी डिसअर्थमिक ड्रग, लिखिए ना हॉल्टर मॉनिटरिंग। हु इज द रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई डिसअर्थमिया, लिखिए ना हॉल्टर मॉनिटरिंग, है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जहां पर हमें हॉल्टर मॉनिटर की जरूरत पड़ती है। हॉल्टर मॉनिटर का मतलब इट इज अ प्रोसेस इन विच टू रिकॉर्ड 24 आवर्स एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की 24 घंटे की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम हॉल्टर मॉनिटर, मैं पूरा तरीका बताऊंगा कैसे लगाते हैं, फोटो में कैसे दिखता है, सब कुछ बताऊंगा। प्लीज जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, आपकी खोपड़ी वही होना चाहिए, वही समझने की कोशिश करना। एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा, एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। तो आइडेंटिफाई डिसअर्थमिया and to evaluate effectiveness of the anti-disruptive drug or pacemaker therapy. प्रीति ब्रेडिकार्डिया पढ़ाऊंगा, प्रीति ब्रेडिकार्डिया का ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा, टेम्पररी पेसमेकर पढ़ाऊंगा, परमानेंट पेसमेकर पढ़ाऊंगा, पेसमेकर का फोटो बताऊंगा, पेसमेकर लगाने का तरीका बताऊंगा। यहां पर सिर्फ एक नाम यूज करा, वहां पूरी कहानी पढ़ाऊंगा। पेसमेकर में कौन सी बैटरी लगती है, पेसमेकर की बैटरी कितने टाइम तक चलती है, पेसमेकर काम कैसे करता है, सब पढ़ाऊंगा। प्रीति जांगरा सब पढ़ाऊंगा। बस एक ही बार बार मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम पूरा होने तक इंतजार करें। पहली सीढ़ी से 12वीं सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता है, पहले स्टेयर के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है। कभी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। अब मैं आपको खुश करने के लिए आपको यहाँ पर पेसमेकर की पूरी कहानी बताऊं, आपको लगेगा कि सर कितने नॉलेजेबल है, यू हैव वेरी गुड नॉलेज, क्या क्या बता देते हैं। बट आपके खोपड़ी में कुछ नहीं जाएगा, मैं तो तारीफ करवा के खुश हो जाऊंगा, बट आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि पहले सूप खिलाऊं, फिर खाना ऑर्डर करूं, फिर खाना खिलाऊं, फिर आइसक्रीम खिलाऊं, फिर लास्ट में बिल पास करवाऊं। तो एक एक स्टेप के बाद जाएंगे, बहुत मजा आएगा बच्चे। मैं कभी सेल्फिश नहीं बनूंगा, है ना। इसलिए जहां जो जरूरत है वो आपको देता रहूंगा, आप अडॉप्ट करते रहना, एंड यू आर गोइंग टू बी ब्रिलियंट स्टूडेंट।
और आप जिस पर्पज से जैन परिवार से जुड़े वो आपका फुलफिल और आने वाले नॉर्सेट में धमाका कर देना। अब हमें क्या करना है, जिसको हमें हॉल्टर मॉनिटरिंग लगानी, सपोज मुझे लगना है, मुझे हॉल्टर मॉनिटर लगना है, तो डीएनएस मुझे कुछ खास हिदायत देगी, कुछ खास इंस्ट्रक्शन देगी। कुछ खास इंस्ट्रक्शन क्यों देगी पता है? इट्सो के रिंकी वीरेंद्र। देखिए बच्चों, एक्चुअली हॉल्टर मॉनिटरिंग में क्या होता है, 24 घंटे इलेक्ट्रोड को लगा कर रखना है, 24 घंटे इलेक्ट्रोड को लगा के रखना है। तो कुछ बातों को ध्यान करना पड़ेगा, हमें 24 घंटों में नहाना भी तो पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू अवॉइड टब बाथ, अवॉइड टब बाथ, टू अवॉइड शावर बाथ। टब बाथ को भी अवॉइड करना है, शावर बाथ को भी अवॉइड करना है। दे विल इंटरफेयर विद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक रिकॉर्डेड डिवाइस। जैसे आपको इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, आप जाके शावर के नीचे खड़े हुए और शावर चला दिया तो पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो इलेक्ट्रोड अपनी जगह से हट जाएगा। तो 24 आवर्स की जो रिकॉर्डिंग प्लानिंग थी वो तो बिल्कुल खराब हो जाएगी। सुनीता, 10 साल और 20 साल दो अलग अलग बैटरी की लाइफ स्पान होती है। 10 साल के बाद बैटरी चेंज करना पड़ता है सुनीता। सुनीता पवार, आगे पढ़ाऊंगा बेटा, है ना? तो आपके सामने पेशेंट करा भाई टब बात, यू नो टब बात, टब बात पता है ना? और बाल्टी में और उसमें पानी लेके और मग से नहाना, जो आजकल हमें तब बात ही नसीब हो रहा है। नसीब ऑफिसर करने के बाद हमें शावर बाथ मिलेगा। हम जाएंगे बाथरूम में, स्विच ऑन करेंगे, शावर के नीचे खड़े हो जाएंगे, वो पानी हमारे ऊपर गिरेगा। वो अभी नहीं मिलने वाला, वो मिलेगा आपको नसीब ऑफिसर बनेगा। तो ये दोनों ही अवॉइड करना, मतलब सीधा कह दूं, नहाना नहीं है, स्पंज बाथ लेना है। स्पंज बाथ लेना है, मतलब स्पंज बाथ, बिल्कुल सही कहा, हीना हीना सारे स्पंज बाथ लेना, मतलब समझ गए ना? अब आपके मन में चल रहा होगा ये हॉल्टर मॉनिटरिंग की लीड कितनी होती है, लीड कहां कहां प्लेस करते हैं, डिवाइस कैसी होती है। तो पहली बात तो 4 और 5 दो तरीके की आती है। 4 लीड वाला भी आता है, 5 लीड वाला भी आता है, बट 5 लीड वाला ज्यादा इफेक्टिव है। 5 लीड वाला जो डिवाइस है वो ज्यादा इफेक्टिव। तो मैंने यहां लिखा है 5 लीड्स माइट हैविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हॉल्टर मॉनिटरिंग। और इस 5 लीड में मैं लिखा है, लीड जो फर्स्ट होगा, राइट इट जो सॉरी राइट लिखा मैंने RA, राइट आर्म, upper right portion of the chest 2 to 3 inch below the collarbone, लेफ्ट आर्म। देखिए नॉर्मली राइट आर्म का जो होता था ना, राइट आर्म का, उस लीड को हम कहां प्लेस कर रहे हैं, हम प्लेस करें अपर राइट पोर्शन ऑफ द चेस्ट 2 to 3 इंच बिलो द कॉलर बोन। ये जो कॉलर बोन है ना, क्लेविकल, इसे 2 से 3 इंच नीचे यहां पर हम प्लेस करें, वो राइट आर्म वाली लीड है, वो राइट आर्म वाली लीड है। दूसरी तरफ लेफ्ट आर्म की सेम लेफ्ट पोर्शन में 2 to 3 इंच बिलो द कॉलर बोन। तो 2 लीड यहां लग गई, एक राइट साइड में लगी, एक लेफ्ट साइड में। कॉलर बोन से 2 से 3 इंच नीचे, राइट आर्म लेफ्ट आर्म, राइट आर्म लेफ्ट आर्म, 2 लीड लग गई है। 5 लगानी है, 5, इसमें 4 लीड एक्सट्रीमिटी वाले लगेगी और एक V1 लगेगा बच्चों। फिर मैंने लिखा है राइट लेग वाली जो है लोअर राइट रिब, ये जो रिब्स का मार्जिन है, ये जो रिब्स का मार्जिन है, एंड है, रिब्स का जो एंड है वो राइट लोअर रिब मार्जिन, और एक लगेगा लेफ्ट लोअर रिब मार्जिन। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ध्यान से देखना, एक राइट और एक लेफ्ट साइड में, राइट आर्म लेफ्ट आर्म, राइट साइड में 2 to 3 इंच बिलो द कॉलर बोन, लेफ्ट साइड में 2 to 3 इंच बिलो द कॉलर बोन। फिर राइट लेग लेफ्ट लेग, राइट लेग वाला इस थोरेसिक मार्जिन के नीचे वाले हिस्से में राइट लेग, लेफ्ट साइड वाले थोरेसिक मार्जिन के नीचे वाले हिस्से में लेफ्ट लेग। और सबसे इंपॉर्टेंट है V1, और V1 सबको पता हम कहां लगाते हैं, राइट साइड में 4th इंटरकोस्टल स्पेस, 4th इंटरकोस्टल स्पेस। इस पिक्चर को देखिएगा, इस पिक्चर को देखिएगा, ये आपका राइट आर्म का लीड है, ये आप लेफ्ट आर्म का लीड है, ये राइट लेग का लीड है, ये लेफ्ट लेग का लीड है, और ये आपके सामने V1, ये आपके सामने V1। मेरे प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस पिक्चर को देखना, और ये वो डिवाइस है जो अपने बेल्ट के ऊपर, बेल्ट के ऊपर आप बांध सकते हो। इसके ऊपर शर्ट पहन लीजिएगा, बनियान पहन लीजिएगा, और पूरे दिन आप अपना काम करें। ये मॉनिटर आपके हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता रहेगा। ध्यान से देखना बच्चों, इसका एक फोटो में और दिखाने की कोशिश करूंगा। यही फोटो नॉर्सेट में आया, यही फोटो नॉर्सेट में आया। बच्चों से पूछा ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज हॉल्टर मॉनिटरिंग। कितनी लीड्स लगी है? 5 लीड्स। एक डिवाइस दिखा, आजकल ये डिवाइस है ना, इसे गले में भी डाल सकते हैं, गले में भी डाल सकते हैं, जैसे आप आईडी कार्ड डालते हैं ना, वैसे भी डाल सकते हैं। बट यहाँ पर आप ध्यान से फोकस करना, एक लीड राइट साइड के राइट कॉलर बोन के नीचे, लेफ्ट साइड के लेफ्ट कॉलर बोन,
राइट लोअर मार्जिन, लेफ्ट लोअर मार्जिन ऑफ थोरेसिक केज, और एक आपका वीवर, एक आपका वीवर। 5 लीड जो है ये आपके हार्ट की जो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज होती है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आई थिंक फोटो देख करके कुछ समझ में आया मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और अच्छे से देखिएगा इस पिक्चर को, ये लीड प्लेसमेंट का है और ये मशीन है जिसमें आपको 5 लीड दिख रहा है। ये फोटो भी एग्जाम में आ सकता है, ये फोटो भी आ सकता है। यहां पर हॉल्टर मॉनिटर आपको दिख रहा है, उसको हमने ऑन कर दिया, उसको ऑन कर दिया, और ऑन करने के बाद में हम हमारे रूटीन एक्टिविटी करने लगे, हम हमारे रूटीन कार्य को करने लगे। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, बस अब आप मुझे बताएं कि आपको समझ में आया कुछ कुछ। अर्चना, बिल्कुल इमेज बेस्ड एमसीक्यू आता है, और ये फोटो आपको कहीं भी दिखे तो बड़े कॉन्फिडेंटली बोल देना ये हॉल्टर मॉनिटर है, ये हॉल्टर मॉनिटर है। इसका यूज कहां होता है? डिसअर्थमिया का पता लगाने, पेसमेकर थेरेपी की इफेक्टिवनेस का पता लगाने, एंटी डिसअर्थमिक ड्रग के इफेक्टिवनेस का पता लगाने में हम हॉल्टर मॉनिटरिंग को यूज करते हैं। रिंकिका सर, हम तो दिमाग में कैप्चर कर लिए, बहुत बढ़िया बात है मेरे बच्चा, और कैप्चर ही करवाना आपको। तो दैट इज एग्जैक्टली मैं कह सकता हूँ हॉल्टर मॉनिटर। अब मैंने यहां पर एक एमसीक्यू पुट किया है, एक एमसीक्यू पुट किया, थोड़ा सा आपको इस हॉल्टर मॉनिटर को और अच्छे से लर्न करवाने के लिए। आपको यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? ओके, देखिए, विच मेथड इज यूज्ड टू इवेलुएट द ईसीजी रिस्पॉन्स टू नॉर्मल एक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ 1 to 2 days। अब इसने क्या लिखा? 1 से 2 दिन तक हार्ट की एक्टिविटी को कौन है जो लगातार इवेलुएट कर सकता है? सीरियल ईसीजी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, 6 मिनट वॉक टेस्ट, इवेंट मॉनिटर और लूप रिकॉर्डर। अब आप मुझे बताएं कि क्या सही होगा? विच इज योर राइट आंसर? बच्चे कह रहे सर बी राइट आंसर का हॉल्टर मॉनिटरिंग। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब मैं वहीं पहुंच रहा हूं जहां मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर पूछा था सर हार्ट रेट काउंट करना सिखा दो। कई बार क्या होता है, इफ यू वर्क इन हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में काम करते हो, और हॉस्पिटल में एक रूटीन होता है, सुबह 6 बजे वाइटल साइन चेक करना, फिर 2 बजे, सॉरी सुबह 8 बजे, फिर 2 बजे, फिर शाम को 8 बजे। ये टीडीएस हम लोग वाइटल साइन को चेक करते हैं। तो एज ए नर्स हम लोग क्या करते हैं, हम पेशेंट के पास में जाते हैं। अच्छा बाबा जी, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हो? हाँ जी ठीक हो। टेम्परेचर नॉर्मल, पल्स 78, रेस्पिरेशन नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। फिर गए दूसरे पेशेंट को, अच्छा माता जी ठीक हो आप? नींद आई अच्छे से? टेम्परेचर नॉर्मल, पल्स नॉर्मल, फलाना फलाना नॉर्मल। और इस तरीके से गलत फॉल्स प्रैक्टिस के द्वारा पेशेंट का डाटा पुट कर दिया जाता है, जो किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर डॉक्टर राउंड पे आता है और कहता है सिस्टर जी ईसीजी दिखाओ। ईसीजी लेता है, ऐसे ओपन करता है और आपसे पूछता है इस पेशेंट की हार्ट रेट कितनी है? आप बोलते नॉर्मल है सर। डॉक्टर बोलते नहीं, इसको ब्रेडिकार्डिया है। आप सोचते हो भगवान कैसे पता चला, इन्होंने ऐसे किया कैसे पता चला? ये डॉक्टर का नहीं सिस्टर जी, इसको ट्रैकीकार्डिया है। ओ माय गॉड, ये भगवान आ गए। कोई भगवान नहीं है, उनको पता था ट्रैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया कैसे काउंट करते हैं, और एक एक कहते हैं एक झलक में आप पता लगा सकते हो कि पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ा हुआ है या हार्ट रेट कम हुआ है। अभी सीखना है, अभी सीखना है, अभी सिखाऊंगा। आज के बाद जब ईसीजी कोई हाथ में लेके खड़ा ना, खुद बताना हाँ इस पेशेंट को ट्रैकीकार्डिया है ब्रेडिकार्डिया। अब जाके कोशिश करता हूं बदमाश फ्यूचर नर्सिंग को समझाने की। अब देखिएगा, मैंने यहां लिखा, मैंने कहा हाउ टू या हाउ कैन काउंट हार्ट रेट बाय ईसीजी। कैसे हार्ट रेट जो है
ईसीजी के थ्रू हम लोग काउंट कर सकते हैं। कैसे हार्ट रेट जो है वो ईसीजी के थ्रू हम लोग काउंट कर सकते हैं। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपके सामने में एक नॉर्मल साइनस रिदम का एक ईसीजी पुट किया हुआ है, एक ईसीजी पुट किया हुआ है, और यहां लिख रहा हूं मैं पी क्यू आर एस टी। सीख लेना, आज ही अभी कुछ एमसीक्यू पूछूंगा आपसे। लीना, अगेन पी क्यू आर एस टी, अगेन पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। ये नॉर्मल रिदम है, नॉर्मल रिदम है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब इस नॉर्मल रिदम में यदि हमें हार्ट रेट को काउंट करना है तो लगभग 2 से 3 फॉर्मूले हम यहां यूज करते हैं। अभी आप फॉर्मूला से हार्ट रेट को निकालोगे, और जितनी बार आप हार्ट रेट को फॉर्मूला से काउंट करोगे, यू आर गोइंग टू बी इमेजिन, आप इमेजिन करके बता सकते हो कि इस पेशेंट का हार्ट रेट कितना होगा। मैंने यहां लिखा हुआ है, फॉर्मूला कहता है 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन 2 आर वेव। पहले आप इस पिक्चर में देखिएगा, हमें पेशेंट का हार्ट रेट काउंट करने के लिए 2 आर वेव के बीच के स्मॉल बॉक्स को काउंट करना है। 2 आर वेव के बीच के स्मॉल बॉक्स का काउंट करना। जैसे आपके सामने ईसीजी है, ये आपका आर वेव है, ये आपका आर वेव है, दूसरा ये आपका आर वेव है, ये आपका आर वेव। इन 2 आर वेव के बीच में स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स का मतलब ये छोटे वाले, जैसे 1 2 2 दिख रहा है, फिर एक बड़ा आ गया, बड़े में एक में कितने होते हैं 5, फिर एक बड़े में कितने होते हैं 5, फिर एक बड़े में कितने होते हैं 5, फिर यहां कितना है 1 2 और 3। ठीक से काउंट करें क्या हम, देखिएगा पहले मैंने क्या काउंट किया, 2 स्मॉल बॉक्स 1 और 2, फिर एक बड़े बॉक्स में 5 हो गए, फिर बड़े बॉक्स में 5 हो गए, फिर बड़े बॉक्स में 5 हो गए, फिर 3 हो गए। तो 5 10 15 और 5 20, हमारे पास स्मॉल बॉक्स कितने हो गए 20। कितने से डिवाइड करना है 1500 से। अब जो वैल्यू आएगा वो पेशेंट का हार्ट रेट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप फटाफट 1500 में 20 का भाग दीजिएगा, 1500 को 20 का भाग दे करके वैल्यू निकालिएगा, फटाफट निकालिएगा, क्योंकि 2 आर वेव के बीच में 20 स्मॉल बॉक्सेस है। इस 20 को 1500 से डिवाइड करिएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, फटाफट इस 20 का 1500 में भाग दीजिएगा, कितना वैल्यू आएगा। बच्चे कह रहे सर 75 आएगा। तो मेरे बच्चों 75 आपका नॉर्मल हार्ट रेट कहलाता है, नॉर्मल हार्ट रेट कहलाता है। तो यहां मैंने लिखा ना नॉर्मल साइनस रिदम, नॉर्मल साइनस रिदम। देखिए जब तक समझ में नहीं आया तब तक वेट करना, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ फोटो दिखाऊंगा और आप मुझे काउंट करके बताओगे कि सर इस पेशेंट के ईसीजी में देख करके हार्ट रेट कितना आ रहा है, आप ही मुझे बताओगे। तो 1500 लिखा हुआ है, 20 से मैंने भाग दिया, वैल्यू आया 75। ये नॉर्मल रिदम है, तो पेशेंट का हार्ट रेट क्या आ रहा है, नॉर्मल। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 1500 में जो स्मॉल बॉक्सेस है उससे डिवाइड करना, मतलब इन दोनों के बीच में जो स्मॉल बॉक्स आए, इन दोनों के बीच में जो स्मॉल बॉक्स आए 15 से डिवाइड करना, जो वैल्यू आएगा वो पेशेंट का हार्ट रेट होगा, जो वैल्यू आएगा वो पेशेंट का हार्ट रेट होगा। सभी बच्चे कर पा रहे हैं 75, ठीक है, मैं भी आपसे सहमत हूं, आपका आंसर जो है वो 75 आ रहा, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। शालिनी का एक बार और था, शालिनी फिर से देखिएगा। शालिनी पहला फॉर्मूला क्या कहता है, ये आपका पी वेव है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर वेव है, ये एस और ये टी। अगेन आपका पी क्यू आर एस और टी। शालिनी क्या करना है, इन 2 आर वेव के बीच में, इन 2 आर वेव के बीच के स्मॉल बॉक्स को काउंट करना, 2 आर वेव के बीच में स्मॉल बॉक्स को काउंट करना। सुभाश्री ये फॉर्मूला की वैल्यू है 1500, फिक्स वैल्यू है। शुभाश्री 1500 फिक्स वैल्यू मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या करना है, 2 आर वेव के बीच में, ये आपका ईसीजी है, ये पी क्यू आर एस टी, अगेन पी क्यू आर एस टी। ये आपका आर वेव है, ये आपका आर वेव है। इन दोनों आर वेव के बीच के स्मॉल बॉक्स को काउंट करना, दोनों आर वेव के बीच के
स्मॉल बॉक्स को काउंट करना है और 1500 से डिवाइड करना, 1500 में भाग देना, 1500 में भाग देना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपके सामने दो आरवीओ को मैंने देखा, इसके बीच के स्मॉल बॉक्स को काउंट किया, स्मॉल बॉक्स को काउंट किया। अब आप देखिएगा दोनों आरवीओ के बीच में स्मॉल बॉक्स कितने हैं, ये आपका आरवीओ, ये आपका आरवीओ। आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आपका आर है और ये आपका आरवीओ। अब आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितने स्मॉल बॉक्स आए, 20। इसको कितने से डिवाइड करना है, 1500। और जो वैल्यू आएगा वो पेशेंट का हार्ट रेट है, जो वैल्यू आएगा वो पेशेंट का हार्ट रेट है। आया समझ में? सुभाश्री 1500 स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वैल्यू है जो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हम लोग यूज करते हैं। जब भी स्मॉल बॉक्स का जिक्र होगा 1500 का यूज करेंगे, जब भी लार्ज बॉक्स का जिक्र होगा 300 को यूज करेंगे। कितने को यूज करेंगे, 300 को। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अब इस फॉर्मूला को देख करके आपको यह समझ में आया कि कैसे हम हार्ट रेट को काउंट करें। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जब तक आप यस नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। बच्चों फटाफट मुझे बताएं, क्योंकि नॉसेट जैसे पेपर में से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। आपके सामने ईसीजी का फोटो होगा और उस ईसीजी में आपको पूछेंगे यू कैन काउंट एंड पुट हाउ मेनी हार्ट रेट इज फाइंडिंग। तो आपको कैसे काउंट करना वो तरीका बताया। PQRST में आर और आर, दो आर के बीच में स्मॉल बॉक्स को काउंट करना, 1500 से डिवाइड करना। फटाफट सभी बच्चे आंसर लिखे। यदि इफ यू अंडरस्टैंड आप लिखिए सर समझ में आ गया, नहीं तो मैं नेक्स्ट चलूंगा। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन आपको दिया मैंने, आप मुझे फाइंड आउट करें। एक क्वेश्चन आपको दिया है, इसका मुझे आंसर बताएं। इसका आंसर बताएं बच्चों। मैंने स्मॉल बॉक्स को काउंट भी कर लिया, मैंने स्मॉल बॉक्स को काउंट भी करें, इसको आंसर निकालें। आपके सामने P है, Q है, R है, S है, T है। अगेन P है, Q है, R है, S है और T है। दो आरवीओ के बीच में स्मॉल बॉक्स काउंट किए हुए, स्मॉल बॉक्स काउंट किए हुए। आपको आंसर निकालना है, आपको आंसर निकालना है। या तो मैं काउंट किया हुआ दिखा रहा हूं, आगे कुछ क्वेश्चन में मैं बिना काउंट किया भी दिखाऊंगा। अब आप मुझे इसका आंसर बताएं, कितना आंसर आया फटाफट निकालो ना बदमाश फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दो आरवीओ के बीच में स्मॉल बॉक्स को काउंट करो। दो आरवीओ के बीच के स्मॉल बॉक्स को काउंट करो। 18 मैंने यहां पर दे रखा है, 18 दे रखा है। 1500 से आपको डिवाइड करना, 1500 से आपको डिवाइड करना। जो वैल्यू आएगा उस पेशेंट का हार्ट रेट होगा। शुक्रिया एवरीवन। इस फॉर्मूला को देखिएगा और राइट आंसर ढूंढिएगा। हाँ बच्चे 83 बता रहे हैं, 83 आपका राइट आंसर है। 83 बड़ा अच्छा लग रहा है। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। 83 बीट्स पर मिनट सभी बच्चे कर रहे हैं। ओके फाइन। आगे समझ में। एक और बात, एक और बात फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वन मोर थिंग यू शुड ट्राई टू लर्न एवरीवन। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, यहां पर मैंने मेंशन किया है। दूसरा फॉर्मूला कहता है अगेन P Q R S T, P Q R S T। अभी हमने जो लर्न किया, वी कैन काउंट स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन टू आरवीओ एंड डिवाइड करते हैं 1500 से, 1500 से डिवाइड करे थे। एक और फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, वी कैन काउंट लार्ज बॉक्सेस। आपको पता है ये आपका एक बड़ा बॉक्स है, इसमें मैंने आपको कहा था 5 स्मॉल बॉक्स आता है, 5 स्मॉल बॉक्स आता है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये आपको लार्ज बॉक्स मैंने लिखा, लार्ज बॉक्स, और ये जो है स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स। हमने स्मॉल बॉक्स वाला फॉर्मूला सीख लिया, हमने स्मॉल बॉक्स वाला फॉर्मूला सीख लिया। अब हमें लार्ज बॉक्स वाला फॉर्मूला सीखना है। तो लार्ज बॉक्स वाले फॉर्मूले के लिए हमें कितने से निकालना होगा, 300 से। क्या करना है, दो आरवेव के बीच में लार्ज बॉक्स को काउंट करना है, दो आरवेव के बीच में लार्ज बॉक्स को काउंट करना है। 1500 की बजाय
300 से डिवाइड करना, 300 से डिवाइड करना है। देखिएगा, एक लार्ज बॉक्स आपको दिख रहा है, दो लार्ज बॉक्स आपको दिख रहा है, तीसरा लार्ज बॉक्स आपको दिख रहा है, चौथा पूरा नहीं, चौथा पूरा नहीं। यहां पर आपको 3 कॉलम, यहां पर 2 कॉलम, तो मान लेते हैं 4, हम मान लेते हैं 4। एग्जैक्टली 3 क्लियर दिख रहे, 3 क्लियर दिख रहे। चौथा हम क्यों मान रहे हैं? 3 या स्मॉल बॉक्स है या 2 स्मॉल बॉक्स है, तो अपना आंसर जो है अगेन 75 आएगा। दैट मीन्स 4 डिवाइडेड 300, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 75। आंसर क्या आ जाएगा? 75। शुक्रिया मैसिन। मैसिन, अभी बहुत सारी मजेदार चीजें आएगी। आप हॉस्पिटल में जाओ ना, अपने डॉक्टर से पूछना और कहना कि बाकी सर के स्टूडेंट हो, अब मैं ईसीजी पढ़ के आई हूं, और जो भी ईसीजी के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो आपके पास आंसर होगा। आपको समझ में आया दोनों फॉर्मूले? दोनों फॉर्मूले समझ में आया? देखिए, अब एक आपको क्लियरिटी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन दो आर के बीच में गैप कम होगा, गैप कम होगा, बॉक्स कम होंगे, बॉक्स कम होंगे, भाग ज्यादा बार जाएगा, हार्ट रेट ज्यादा होगी। हार्ट रेट, यदि जितना कम गैप होगा दो आर वेव के बीच में, उतने ही कम स्मॉल बॉक्स होंगे, और स्मॉल बॉक्स कम होंगे तो भाग ज्यादा बार जाएगा, ज्यादा बार भाग जाने से हार्ट रेट ज्यादा होगा। वहीं जितना गैप ज्यादा होगा, बॉक्स ज्यादा होंगे, बॉक्स ज्यादा होंगे, भाग कम बार जाएगा, तो पल्स रेट कम होगी, पल्स रेट कम होगी। डॉक्टर क्या करता है? ईसीजी खोला, दो आरवेव के बीच में गैप देखा, गैप थोड़ा सा लगा तो दिमाग में क्लिक होगा, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ज्यादा होगा। गैप बहुत ज्यादा लगा तो दिमाग में क्लिक होगा, पेशेंट का हार्ट रेट कम होगा। सिंपली यस ओके, यस ओके, पता चल जाए। हमें क्या लगता है? ये तो भगवान है। भगवान नहीं है, ये कला है, उनकी कला। मतलब ईसीजी को खोला, दो आरवेव के बीच में देखा, या तो 10 स्मॉल बॉक्स दिख रहे हैं, तो 150 हार्ट रेट होगी ना, इसका मतलब टैकीकार्डिया है। इधर खोला, 50 स्मॉल बॉक्स दिख रहे हैं, तो हार्ट रेट कम हो गई, हार्ट रेट कम हो गई, तो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया। इतना ही खेल खेलते हैं, हम डर जाते हैं, हम डर जाते हैं। अब देखिएगा, आप देखिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैं आपके सामने कुछ, अब आप मुझे बताएंगे इस पेशेंट का हार्ट रेट कितना। अब आप मुझे बताएंगे इस पेशेंट का हार्ट रेट कितना। फटाफट सारे बच्चे नोटबुक और पेन निकालो, अभी काउंट करके बताओ। आज के बाद ये कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। काउंट इट एवरीवन राइट नाउ, काउंट इट एवरीवन राइट नाउ। आपके सामने एक ईसीजी का फोटो है, आपके सामने एक ईसीजी का फोटो है, फोटो देखो, और इस पेशेंट का मैं कोई मदद नहीं करूंगा, कोई मदद नहीं करूंगा, आपको यहां आंसर दिखाऊंगा, आपको आंसर दिखाऊंगा, आप ही काउंट करें, आप ही काउंट करें। कैसे काउंट करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए, एक्यूरेट आंसर चाहिए। अब परवीश वेट करना बताता बेटा। अब देखिएगा बच्चों, मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए। सारे बच्चे काउंट करें, सारे बच्चे काउंट करें। वीरेंद्र, राइट आंसर चाहिए, ना कि बॉक्स काउंट करना है। मुझे राइट आंसर बताइए बेटा, मैं यहां पर कोई मदद नहीं करने वाला आपकी। यू कैन फाइंड आउट एवरीवन। दो आंसर दिखे अलग अलग, थोड़ी हिंट देता हूं। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। हमें इस आर वेव के और इस आर वेव के बीच में स्मॉल बॉक्स को काउंट करना है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमारे पास 15 स्मॉल बॉक्स है, हमारे पास 15 स्मॉल बॉक्स है, हमारे पास 15 स्मॉल बॉक्स है, 3 लार्ज बॉक्स है, 3 लार्ज बॉक्स है। साहिल कुमार, साहिल कुमार, मेरे बच्चे, आप सबका आंसर बिल्कुल राइट है, आप सबका आंसर बिल्कुल राइट है। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करना पटेल हर्ष, बट 1500 वाला पटेल आपको एक्यूरेसी देता है, एक्यूरेसी देता मतलब
क्लियर पता चलता है कितना, तो 1500 वाले को फॉलो करना। सारे बच्चों को कह रहा हूं 1500 वाले को फॉलो करना बेटा। निकला आंसर सभी का? थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा? एग्जामिनर यदि आपके सामने ईसीजी का फोटो डालेगा, एग्जामिनर आपके सामने ईसीजी का फोटो डालेगा, पूछेगा बताया हार्ट रेट कितना होता है? ओके फाइन, एक और फोटो। अब बताओ, अब बताओ इस पेशेंट का हार्ट रेट कितना है? इस पेशेंट का हार्ट रेट बताइएगा। दो आर्मियों के बीच का गैप देखिएगा, इस पेशेंट का हार्ट रेट। काउंट इट एवरीवन। एक और एमसीक्यू आपके सामने है, तुरंत प्रैक्टिस करना, अभी सीखना है, अभी सीखना है। तुरंत बताएं इस पेशेंट का हार्ट रेट कितना होगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट एवरीवन। शुक्रिया गुलाब कुमार। अब इसका निकालिएगा, ईसीजी को देखिएगा। मैंने कहा था कम गैप बड़ा गैप, कम गैप बड़ा गैप। अब निकालिएगा, अब निकालिएगा। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा। सोनाली देखे, सीधे देख के बोल सकते ना ब्रेडिकार्डिया, बहुत बढ़िया सोनाली। यही तो डॉक्टर्स करते हैं, यही तो डॉक्टर्स करते हैं। बट और काउंट करिएगा, और काउंट करिएगा, और काउंट करिएगा इसके बीच में। एक्यूरेट आंसर निकालिएगा, एक्यूरेट आंसर निकालिएगा। देखिए ऑलमोस्ट मैं कहूं 1 2 3, फिर 5 5 5 5 5 5 5, और एक इधर मैं कहूं तो ऑलमोस्ट जो है 1। 5 10 15 20 25 30 35 40 और लगभग 44 हो रहा है साइड, लगभग 44 हो रहे हैं। तो सबका आंसर कितना आ रहा है? 34 35 36 के आसपास। एक एवरेज वैल्यू मैंने लिखा है 36 के आसपास या 35 के आसपास आ रहा होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्रेडिकार्डिया। क्या कहेंगे? ब्रेडिकार्डिया। अब ऐसे करके ऐसे बता सकते हो ना, देखिए दोनों आर्मियों के बीच में कितना गैप लग रहा है, दो आर्मियों के बीच में कितना गैप लग रहा है। ऐसे ईसीजी खोलना, दो आर्मियों को देखना और बोल देना द पेशेंट सफर द ब्रेडिकार्डिया। क्योंकि दो गैप, जो दो आर्मियों के बीच में गैप है ना, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। फिर अगेन ईसीजी खोलना, देखना दो आर्मियों के बीच में कम गैप है। दैट पेशेंट सफर द ट्रैकीकार्डिया, दैट पेशेंट सफर द ट्रैकीकार्डिया। कर लोगे? हाँ, एक एवरेज लिखा बेटा, हो सकता है 35 और 34 भी हो जाए। जी सियाराम 34 कंसीडर कर सकते हैं। एक एवरेज की मैंने 36 लिखा, 34 तक भी अपन कंसीडर कर सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। देखिए इस फोटो को देखो, इस फोटो को देखो, एक और ट्राई करते हैं। निकालिए फटाफट निकालिए। आंसर निकालिएगा बच्चों। फाइंड आउट इट राइट आंसर एवरीवन। जी हाँ मुनमुन, इट्स ओके मधु। बच्चों फटाफट निकालो सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। प्रदीप तारा काउंट करेगा। डिफरेंट आंसर आ रहा है काफी बच्चों। अब ब्रेडिकार्डिया ये तो श्योर हो गया, गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है, ये तो आपको श्योर हो गया सबका। दैट इज अराउंड 38 बीट्स पर मिनट, 37 38, 37 38। शुक्रिया प्रियंका, शुक्रिया प्रियंका। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आज जो है यहीं तक मुलाकात थी। कल फिर मिलूंगा, अपना ख्याल रखिएगा और जितना पढ़ा है उसको एक बार और अच्छे से पढ़िएगा। यदि हॉस्पिटल में काम करते हो तो कल जाकर के ड्यूटी पे ईसीजी लेके हार्ट रेट को काउंट करना और सीखना और सिखाना, अपने दोस्तों को भी सिखाना।
और धीरे धीरे हम पूरा ईसीजी पढ़ लेंगे और लगभग 35 डिजीज को डायग्नोस भी करना सीख जाएंगे। ईसीजी को देख के पता लगा लेंगे कि हाँ इस पेशेंट को क्या है। कई बार जब हम छुट्टी काटने घर जाते हैं ना, तो हमारे पड़ोसी हमारा टेस्ट लेने आते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर साहब कितनी छुट्टी है आपको? हम बोलते हैं 5-7 दिन की है। अच्छा पिछले दिन हम गांव गए थे, शहर गए थे, गांव नहीं सॉरी शहर गए थे, डॉक्टर साहब को दिखाया था, तो ये ईसीजी रिपोर्ट बताओगे जरा आप? आज के बाद मिले तो जरूर बताने की कोशिश करना, है ना? तो शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।